सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो कूलम्स लॉ के बाद हम लोग कूलम्स लॉ के पहले जो कुछ भी पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ को समझे थे और कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस क्या है ये देखा गया था। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो फॉर्मूला है वो सपोज करें यहाँ पे ये हम लोग डिस्कस किए थे। एक चार्ज यहाँ Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है और इसके बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी जगह पर इतना लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और इसकी जगह पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर Q1 Q2 मॉड अपॉन आर स्क्वायर। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो फोर्स है वो किस किस केस में अप्लीकेबल है। यह जनरल फॉर्मूला है, हर केस में अप्लाई होगा या किसी खास शेप वाले बॉडी के लिए अप्लाई होगा, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है जो कि चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जनरल फॉर्मूला नहीं, ये किस केस में अप्लीकेबल है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है फर्स्ट, अगर जो जिस बॉडी पे चार्ज है वो अगर पॉइंट शेप का है तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। पॉइंट शेप का है, सपोज करें यहाँ चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और वो ये पॉइंट शेप का है और इसके बीच का जो मीडियम है, कुछ भी हो, एयर हो, वैक्यूम हो या जो भी मीडियम हो, लेकिन ये फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अप्लाई होगा इस केस में अगर चार्जेस पॉइंट शेप का हो। एक और टेक्निकल बात हम लोग समझेंगे कि चार्जेज रेस्ट में हो तो इनके बीच में इतना फोर्स लगेगा, अगर मोशन में आ जाए तो एक नए तरह का फोर्स भी आ सकता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नया फोर्स जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले बात ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के केस में एप्लीकेबल है। दूसरा किस केस में एप्लीकेबल है, अगर चार्ज जो है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप, अगर स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज, सपोज कर लें यहाँ एक स्फेयर है, दूसरा यहाँ पे एक स्फेयर है, ठीक है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं, ठीक है। ये चार्ज ये हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस r हो गया और ये जो बॉडी है वो स्फेरिकल है और ये सॉलिड स्फेयर है या हॉलो स्फेयर है, अभी हम लोग फिलहाल इसको हॉलो स्फेयर ले लें। तो ये और इसमें जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे है, जो बॉडी है वो स्फेरिकल शेप का है, हॉलो स्फेयर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके सरफेस पे है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ चार्ज पॉइंट एरिया जो है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा ये। इस केस में हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड केस, अगर बॉडी
सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और इसके बीच का डिस्टेंस r है, इस पे चार्ज, इस पे यहाँ पे चार्ज, ये हॉलो वाले केस में इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। ओवरऑल चार्ज जो है Q1 है और यहाँ पे Q2 है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो हॉलो स्फीयर के केस में अप्लाई हो जाएगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम यूनिफॉर्म है, पूरे वॉल्यूम पे अगर इसके चार्ज है, हालांकि अगर ये कंडक्टर होगा तो इनसाइड चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, वो हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर ना लेकर के इंसुलेटर ले लें और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, अंदर भी हो, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सेम हो, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला इस केस में भी एप्लीकेबल है। इस पे चार्ज Q1 मान लेते हैं और इस पे Q2 मान लेते हैं, तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं पहले वाले बॉडी के सेंटर से, स्फेरिकल शेप का है, पहले वाले के सेंटर से दूसरे वाले सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला हर केस में अप्लीकेबल नहीं है। सपोज करें कोई इरेगुलर शेप का बॉडी है, यहाँ भी कुछ इरेगुलर शेप का बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो फोर्स तो लगेगा चार्जेस के बीच में, लेकिन कितना लगेगा ये हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस केस के लिए। कुछ शेप है जिसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक रॉड है, इस पे चार्ज है Q1 और यहाँ एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और ये चार्ज Q2 है। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट ना अप्लाई करके एक एलिमेंट लेकर के इसको हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली IIT एडवांस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसके लिए भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस रॉड का एक एलिमेंट लेना होगा, फिर एलिमेंट और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू लिखेंगे और फिर उसको प्रॉपर एक कंपोनेंट लेकर के इंटीग्रेट करना होगा, तब जा करके ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब एक और टेक्निकल बात यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मान लें, ये तो हम लोग समझ गए कि किस किस केस में ये जो कूलम्स लॉ है वो अप्लाई होगा, किस बॉडी के लिए अप्लाई होगा। दूसरा एक चीज समझेंगे हम कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी, और दूसरा एक स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, और दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म किया गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म किया गया, दिया गया इसको। और जब हम लोग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इस केस में तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/4/ε0 मॉड Q1 Q2 अपॉन R²। और जहां R जो होगा वो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। लेकिन होता ये है कि जब हम लोग एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करके नजदीक लाते हैं
तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रह नहीं पाता है। ये जो चार्जेस प्लस चार्ज है इसके बीच में रिपल्सन होता है, हम लोग जानते हैं। तो जब ये नजदीक आता है तो उस केस में होता ये है कि चार्ज का जो डेंसिटी है इस एंड पे ज्यादा हो जाता है। यहाँ हम लोग ज्यादा चार्ज दिखा दिए, चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे, और इस एंड पे ज्यादा हो जाएगा। और चार्ज जो है, चार्ज के बीच के इस स्फीयर के बीच में जो लगने वाले फोर्सेज का ये फॉर्मूला है, तब अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ये शर्त है कि स्फेरिकल बॉडी हो लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है इसके बीच में, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ जो है इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स के बारे में बताता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग आज कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। Coulomb's law in the form of position vector. Coulomb's law in the form of position vector. इसके लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, और सपोज कर ले जेड एक्सिस भी है। जेड एक्सिस को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। और Q1 जो चार्ज है ये पॉइंट O हो गया, और जो Q1 चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर यहां से ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे और ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो होगा वो R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर। क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर, जिसमें यहाँ एक पॉइंट चार्ज सपोज करो R है, यहाँ सपोज कर लीजिए पॉइंट चार्ज Q2, सॉरी पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। तो ओरिजिन से जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा वो R1 होगा, वो पोजीशन वेक्टर होगा Q1 का, और ये जो R2 होगा, ऐसे एरो भी देंगे, ये पोजीशन वेक्टर होगा Q2 का। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1, R2 is the position vector of the charge Q2। ठीक है। अब एक वेक्टर इमेजिन करें यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ये इस वेक्टर को हम लोग लिखते हैं R 1 से 2 की तरफ है, ये Q1 है, ये Q2 है, 1 से 2 की तरफ है, तो R12 लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है, तो यहां से R1 के हेड से R2 के हेड की तरफ एक वेक्टर अगर हम लोग लें तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर होगा
R2 माइनस R1, और इसी को हम लोग लिखे हैं पोजीशन वेक्टर R12, R21, ये इसको हम लोग मान लेते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इसके आगे इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, या अभी इस फिगर को ले लेते हैं। F12, let F12 is equal to force, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the charge, force on the charge Q1 due to Q2, और F21 को लिखेंगे फोर्स on the charge Q2 due to Q1, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि जैसे Q1 पे जो Q2 फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये F12 लिखती है, और F21 को मान लिया कि फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो Q2 जो है वो Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और Q1 जो है Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा। इसको लिखेंगे F1, 2, इसको लिखेंगे F2, 1। अब हम लोग इस फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक ऐसा रिजल्ट लिखें जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन हो, डायरेक्शन का भी पता चल सके। इसके पहले जो फोर्स का फॉर्मूला लिखे थे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते थे, अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। तो F12 इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2, अब इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, Q1 Q2 बाई इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है वो होगा R2 माइनस R1 का मॉड और इसका स्क्वायर, है ना। ये R2 माइनस R1 क्या है, ये वाला वेक्टर है। तो इस वेक्टर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड लेंगे, तो R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अभी भी इस फोर्स का जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रहा है, ये अब स्केलर हो गया, इसमें मॉड लगा दिए वेक्टर में। तो अब हम लोग को कुछ ऐसा यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा जो इसके डायरेक्शन को बता सके, क्योंकि फोर्स ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 जो है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ ये जो यहाँ हम लोग लिखे थे R21, ये R21 का डायरेक्शन किधर है, R21 ये होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 होगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो इसमें हम लोग क्या करें कि R1 माइनस R2 से मल्टीप्लाई कर दें,
लेकिन R1 माइनस R2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अब हम लोग इसको यूनिट बनाना पड़ेगा, तो यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और किसी भी मैग्नीट्यूड में या किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक वेक्टर बन गया जिसका वैल्यू 1 होगा और इसका डायरेक्शन किधर है, R1 माइनस R2 का डायरेक्शन है इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिट बनाने के लिए ऐसा किए हैं। अब इसको चेंज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ ध्यान दीजिए, R2 माइनस R1 का मॉड बराबर होता है R1 माइनस R2 के मॉड के, ये दोनों बराबर होता है, तो ये दोनों जो है सेम है ना। इसको हम लोग चाहें तो R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, R2 माइनस R1 का क्यूब कर लेते हैं और ये हो गया R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये जा करके कंप्लीट हुआ। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये Q1 पे लगने वाला फोर्स है Q2 की वजह से, और ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे, अब लिखते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q, फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1 का मॉड हो जाएगा और उसका स्क्वायर होगा। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा जिसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है। हम लोग इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें इसमें और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसको यूनिट बनाने के मॉड से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो चार्जेस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग इसको एक जगह लिखें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर हुआ इसका, ये R1 और ये R2,
ओरिजिन से जब हम लोग चार्ज को ज्वाइन करें तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उस चार्ज का, और ये जो वेक्टर हुआ वो होगा R2 माइनस R1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया R1 माइनस R2। देखिए यहाँ 1 है उसके बाद 2 है तो इसको याद करना आसान है, 1 है और 2 है तो यहाँ पे हम लोग R1 पहले लिखे हैं माइनस R2 लिखे हैं, ठीक है। और मॉड के केस में क्या है कि R1 माइनस R2, ये R2 माइनस R1 R1 माइनस R2 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग R1 माइनस R2 लिखें या R2 माइनस R1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा R2 माइनस R1, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में है, ये याद रखना है। तो हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके पहले चार्जेस के बारे में स्टडी किए, और अब अगला हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगली क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको थ्रू आउट द 12 ये आते रहेगा, फर्स्ट बुक में भी मिलेगा और कहीं कहीं सेकंड बुक में भी आ सकता है। जैसे सेकंड बुक में अगर हम लोग ड्यूअल नेचर वगैरह स्टडी करें तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पोटेंशियल वगैरह आएगा। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।